पैसा, कभी सोचा इसके बारे में? कागज का एक मामूली सा टुकड़ा या हमारे फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ नंबर्स, बिल्कुल। पर यही चीज हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। एक भिखारी से लेकर एक अरबपति तक हर किसी की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस कागज के टुकड़े की या उन नंबर्स की अपने आप में तो कोई कीमत है ही नहीं। सही कहा। ये सिर्फ एक भरोसा है, एक यकीन। पैसा असल में एक कहानी है जिस पर हम सब ने विश्वास करना सीख लिया है। पर इसे ये ताकत मिली कहाँ से? ये कहानी शुरू कैसे हुई? आज हम इसी पैसे की कहानी की जड़ों तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें हजारों साल पीछे ले जाएंगे, उस दौर में जब पैसा था ही नहीं, और वहां से आज की इस डिजिटल दुनिया तक का पूरा सफर हम तय करेंगे। तो चलिए इस भरोसे के एवोल्यूशन को समझते हैं। कैसे ये भरोसा पहले जानवरों और पत्थरों में था, फिर सिक्कों में आया, उसके बाद कागज पर टिका और आज सिर्फ कंप्यूटर के डेटा में सिमट कर रह गया है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आज से करीब 17,000 साल पहले जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था, हाँ, उस वक्त लेन देन कैसे होता होगा? हमारे स्रोतों में बार्टर सिस्टम का जिक्र है। ये क्या था? बार्टर सिस्टम यानी चीज के बदले चीज। इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया के कबीलों से मानी जाती है। अच्छा। सिस्टम बहुत सीधा साधा था। मान लीजिए एक कबीला शिकार में माहिर है और दूसरा हथियार बनाने में। तो पहला कबीला ताजा मांस देता और दूसरा बदले में भाले और कुल्हाड़ी। दोनों की जरूरतें पूरी हो गई, दोनों का फायदा। सुनने में तो ये बहुत ही सरल और अच्छा सिस्टम लगता है। तो फिर ये चला क्यों नहीं? इसमें दिक्कत क्या आने लगी? दिक्कत तब शुरू हुई जब आबादी बढ़ी, गांव बने और खेती बाड़ी शुरू हुई। सबसे बड़ी समस्या सामने आई जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो आपके पास है वो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है वो आपको भी चाहिए हो। ये दोनों चीजें एक ही समय पर होना जरूरी है। अच्छा। सोचिए, आपको जूते चाहिए और आप चावल उगाते हैं। आप एक मोची के पास गए, लेकिन उसे चावल नहीं बल्कि अपने लिए लकड़ी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? समझ गए? मतलब मुझे पहले एक ऐसे लकड़हारे को ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल चाहिए, उससे लकड़ी लूंगी और फिर वो लकड़ी मोची को देकर जूते लूंगी। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही ज्यादा झंझट का काम है। बिल्कुल। व्यापार लगभग रुक सा जाता था। और यहीं से एक और दिलचस्प चीज शुरू हुई। क्या? लेन देन का हिसाब रखने के लिए लोगों ने मिट्टी की गीली पट्टियों पर निशान बनाकर उन्हें सुखाना शुरू कर दिया, जिसे हम आज अकाउंटिंग की बिल्कुल शुरुआती शक्ल कह सकते हैं। तो अब लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो हर किसी को चाहिए हो, और शायद यहीं से पैसे का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। स्रोतों में कमोडिटी मनी का जिक्र आता है। हाँ, लोगों ने उन चीजों को पैसा बना दिया जो दुर्लभ थीं और जिनकी कोई यूटिलिटी थी, यानी जो किसी काम आती थी, जैसे गाय, बकरी, नमक, तंबाकू, जानवरों की खाल। कौड़ियां भी थी शायद। हाँ, कौड़ियां भी। ये सब कमोडिटी मनी थे। इसमें एक बहुत ही अनोखा उदाहरण याप आइलैंड के राइस स्टोन्स का भी है। हाँ, वो तो कमाल की चीज थे। ये डोनट की शक्ल के बड़े बड़े पत्थर थे जिनका वजन 5 टन तक हो सकता था। 5 टन? 5 टन तक। अब जाहिर है आप 5 टन का पत्थर जेब में लेकर तो नहीं घूम सकते, तो लोग बस उस पत्थर को एक जगह रख देते थे और पूरे गांव को पता होता था कि अब इस पत्थर का मालिक कौन है। मतलब पत्थर अपनी जगह से हिलता भी नहीं था? नहीं, बस उसका मालिक बदल जाता था। 5 टन का सिक्का, ये तो कमाल है। ये तो एक तरह का पब्लिक लेजर हो गया कि सबको पता है कौन सा पत्थर किसका है। बिल्कुल। पर गाय, बकरी या नमक जैसी चीजों में तो समस्या आती होगी। जानवर मर सकता है, नमक नमी से खराब हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। कमोडिटी मनी की यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। हर चीज की कीमत अलग थी और कई चीजें पेरिशेबल थीं, मतलब समय के साथ खराब हो जाती थी। इसलिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो टिकाऊ हो, जिसे आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके और जिसे कहीं भी ले जाना आसान हो। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है धातुओं की और फिर सिक्कों की। दुनिया का पहला सिक्का कब और कहां बना? आज से करीब 2600 साल पहले प्राचीन ग्रीस के लीडिया राज्य में। अच्छा, जो आज का टर्की है? हाँ, आज के टर्की का हिस्सा है। इसे लिडियन स्टैटर कहा जाता था। ये सोना और चांदी को मिलाकर बनाया गया था और इस पर शेर और बैल की आकृति बनी होती थी। और एक बार जब ये आइडिया चल पड़ा तो हर राजा ने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल, व्यापार में क्रांति आ गई। अब हर साम्राज्य अपने राजा के नाम और चेहरे वाले सिक्के ढालने लगा। राजा का चेहरा एक तरह की गारंटी होता था, है ना? हाँ, एक भरोसा कि इस सिक्के का वजन और शुद्धता सही है।
अब एक व्यापारी को रोम से भारत तक व्यापार करने के लिए अनाज की बोरियां ले जाने की जरूरत नहीं थी। वो बस सोने के सिक्के ले जा सकता था। एग्जैक्टली। लेकिन सिक्के भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो भारी हो जाते होंगे ना। समुद्री व्यापार के लिए जहाजों में हजारों सिक्के ले जाना तो खतरनाक भी रहा होगा। यही उनकी सबसे बड़ी सीमा थी, वजन, जगह घेरना और चोरी का खतरा। अब जरूरत थी किसी ऐसी चीज की जो हल्की हो, और इस जरूरत का जवाब मिला चीन में। कागज के नोट का जन्म? हाँ, और ये कमाल का आइडिया आया चंगेज खान के पोते कुबलाई खान को। अच्छा। बिल्कुल। 13वीं सदी में कुबलाई खान ने पेड़ की छाल से दुनिया का पहला सरकारी कागजी पैसा बनवाया। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब लोगों को सोने चांदी के चमचमाते सिक्कों के बदले कागज का एक टुकड़ा लेने के लिए कहा जा रहा था। लोगों ने इसे आसानी से तो नहीं अपनाया होगा। मुझे तो नहीं लगता। भरोसे की बात है, सोने पर भरोसा करना आसान है, कागज पर कैसे करें? बिल्कुल नहीं। लोगों को बदलाव पसंद नहीं था, तो कुबलाई खान को जबरदस्ती करनी पड़ी। मतलब? उसने एक आदेश जारी किया, जो कोई भी एक कागज का नोट लेने से मना करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अरे बाप रे। लेकिन ये तो भरोसे पर नहीं, डर पर आधारित सिस्टम हुआ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। शुरुआत डर से हुई, लेकिन इसके पीछे एक गारंटी भी थी। असल में ये कागज एक IOU था। IOU मतलब IOU? हाँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। सरकार ये कहती थी कि तुम ये कागज लेकर जब चाहो हमसे अपने सोने के सिक्के वापस ले सकते हो। अच्छा, तो एक तरह की रसीद हुई। बिल्कुल। धीरे धीरे लोगों को लगा कि जब कागज से ही काम चल रहा है तो बार बार सोना चांदी में बदलने की क्या जरूरत है, और उन्होंने उसी कागज से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो भरोसे ने डर की जगह ले ली। तो ये जो IOU वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो बैंकों की शुरुआत जैसा लगता है। और यहीं से कहानी में एक नई ताकत का जन्म हुआ। बैंक, कुछ चालाक सुनारों और साहूकारों ने लोगों से उनका सोना अपने पास सुरक्षित रखने के लिए लेना शुरू किया, और बदले में उन्हें कागज की रसीदें देनी शुरू कर दी। बिल्कुल। लोगों को भी ये ठीक लगा, क्योंकि घर में सोना रखने में चोरी का डर था। लेकिन इन मिनी बैंकों ने एक खेल किया। उन्होंने देखा कि सारे लोग एक साथ अपना सोना वापस लेने नहीं आते। सही पकड़ा। उन्होंने जितने सोने के सिक्के उनके पास जमा थे, उससे कहीं ज्यादा कागज के नोट यानी रसीदें छाप दी। मतलब? और इन अतिरिक्त नोटों को उन्होंने लोगों को कर्ज पर देना शुरू कर दिया, और उससे ब्याज कमाने लगे। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ऐसा पैसा उधार दे रहे थे जो असल में उनके पास था ही नहीं। वो बस एक कागज की रसीद छापकर पैसा बना रहे थे। ये आधुनिक बैंकिंग का आधार है। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। वाह। और जब बाजार में ये कागजी पैसा जरूरत से ज्यादा हो गया, तो चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। हाँ, महंगाई। और जब लोगों को पता चला कि उनके IOU की कीमत गिर रही है, तो वो अपना सोना वापस लेने बैंकों की तरफ भागे होंगे। और बैंक के पास सबको देने के लिए सोना था ही नहीं। बैंक डूब गए और लोगों का भरोसा एक बार फिर टूट गया। तो इस समस्या को हल करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड आया। हाँ, 1816 में ब्रिटेन गोल्ड स्टैंडर्ड लेकर आया। एक ऐसा कानून जिसके तहत सरकार उतना ही पैसा छाप सकती है जितना उसके पास सोने का भंडार है। ठीक है। धीरे धीरे बाकी देशों ने भी इसे अपनाया, और 1900 में अमेरिका भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर आ गया। तो फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म क्यों हुआ? आज हमारे नोट पर तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का वादा होता है। ये तो नहीं लिखा होता कि इसके बदले सोना मिलेगा। ये बदला 1930s की महामंदी के दौरान। अमेरिका में डिफ्लेशन हो गया था। डिफ्लेशन? ये तो महंगाई का उल्टा हुआ। कीमतें गिरना तो अच्छी बात होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, पर ये महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, कैसे? जब कीमतें गिरने लगती हैं तो लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल चीजें और सस्ती होंगी। जब लोग खर्च नहीं करते तो कंपनियां पैसा नहीं कमा पाती, वो लोगों को नौकरी से निकालती हैं, और पूरी अर्थव्यवस्था डूबने लगती है। अच्छा, तो इस मंदी से निकलने के लिए सरकार को लोगों के हाथ में पैसा देना था ताकि वो खर्च करें, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से वो ज्यादा पैसा छाप नहीं सकते थे। एकदम सही। तो 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने डॉलर का सोने से रिश्ता खत्म कर दिया। अब पैसे की कीमत सोने से नहीं, बल्कि सरकार के आदेश और लोगों के भरोसे पर टिकी थी। तो मतलब आज हमारी जेब में जो नोट है या बैंक में जो पैसा है, उसके पीछे कोई सोना या चांदी नहीं है, बस एक भरोसा है कि ये चलेगा। एग्जैक्टली। इसे ही फियाट मनी कहते हैं। फियाट मनी? हाँ, फियाट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आदेश द्वारा। आज दुनिया की सारी करेंसी, रुपया, डॉलर, यूरो, सब फियाट मनी है। कागज ने लेन देन आसान किया, फियाट मनी ने सरकारों को अर्थव्यवस्था संभालने की ताकत दी, लेकिन फिर दुनिया को रफ्तार की जरूरत पड़ी। और इसके लिए 1980 के दशक में आया ई मनी या डिजिटल मनी। पलक झपकते ही
दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में लाखों करोड़ों का लेन देन, न चोरी का डर, न गिनने की जरूरत। और बैंकों को तो अब नोट छापने की भी जरूरत नहीं रही। ज्यादातर नहीं। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक मैनेजर कोई नोटों की गड्डी नहीं निकालता, वो बस आपके अकाउंट में कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप कर देता है और पैसा बन जाता है। पैसा बन जाता है। दुनिया का 90% से ज्यादा पैसा आज सिर्फ डिजिटल रूप में मौजूद है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इसने जिंदगी बहुत तेज कर दी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये सेंट्रलाइज्ड है। मतलब बैंकों और सरकारों के कंट्रोल में है और हैकिंग का खतरा भी है। बिल्कुल। और 2008 की आर्थिक मंदी ने इस सिस्टम पर लोगों का भरोसा हिला दिया। जब बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे तो कई लोगों को लगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। इसी माहौल में 2009 में एक रेडिकल आइडिया सामने आया। एक ऐसा डिजिटल पैसा जो किसी बैंक या सरकार का मोहताज ना हो। यहीं से क्रिप्टो करेंसी की कहानी शुरू हुई। बिटकॉइन, जिसका नाम आजकल हर कोई जानता है, इसे बनाया किसने? इसे सातोशी नाकामोटो नाम की किसी अनजान व्यक्ति या ग्रुप ने बनाया। उनकी पहचान आज तक एक राज है। और इसकी खास बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। हाँ, इस पर किसी एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार का कंट्रोल नहीं है। और ये इतना सुरक्षित कैसे है? कहा जाता है इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसे आप एक तरह की डिजिटल बही खाता समझिए, जिसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर फैली हुई हैं। अच्छा। अगर कोई हैकर किसी एक कंप्यूटर की कॉपी में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो बाकी हजारों कॉपीज उसे तुरंत पकड़ लेंगी और उस बदलाव को खारिज कर देंगी। और इसकी कीमत ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी और 2021 में ये $60,000 तक पहुंच गई थी। हाँ, लेकिन इसके साथ एक बड़ी बहस भी जुड़ी है। क्योंकि इस पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है तो कई लोग मानते हैं कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो सकता है। वहीं इसके समर्थक इसे पैसे के भविष्य के रूप में देखते हैं, एक ऐसी करेंसी जो सच्ची आजादी देती है। तो बार्टर सिस्टम के पत्थरों से लेकर बिटकॉइन के ब्लॉकचेन तक, इस पूरे सफर से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? पैसा आखिर है क्या? सबक ये है कि पैसा कोई वस्तु नहीं है, ये भरोसे का एक सिस्टम है और ये सिस्टम लगातार बदल रहा है। और एक और कड़वी सच्चाई ये है कि जिस फिएट मनी को हम पैसा समझते हैं, महंगाई के कारण उसकी कीमत हर दिन हर पल घट रही है। ये तो मैं खुद महसूस करती हूँ। 10 साल पहले 100 रुपए में जितना सामान आता था, आज उसका आधा भी नहीं आता। बिल्कुल, हमारा पैसा पर्स में पड़े पड़े ही अपनी कीमत खो रहा है। और हमारे स्रोतों में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। बिल्कुल, और ये तभी हो सकता है जब आप पैसे को यानी सिस्टम को समझेंगे। स्रोतों में फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय साक्षरता पर बहुत जोर दिया गया है। सरकार को या महंगाई को कोसने में जो समय हम बर्बाद करते हैं, अगर वही समय यह सीखने में लगाएं कि पैसा काम कैसे करता है, तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक बहुत अच्छी लाइन थी, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। हाँ, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति आपके ज्ञान का आईना है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर पैसा आखिर में कहानी ही है जिस पर हम सब विश्वास करने के लिए राजी हुए हैं, तो क्या होगा जब बिटकॉइन जैसी कोई नई और शायद ज्यादा मजबूत कहानी हमारी पुरानी सरकार नियंत्रित पैसे की कहानी को चुनौती देगी? हमारी वैश्विक आर्थिक कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?